हम लोग बात करने वाले संकल्पनाओं पर। कॉन्सेप्ट ये क्या चीज है? आप बार बार एक बात कहते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। क्या कहना चाहते हैं आप इस शब्द प्रयोग से कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है? कॉन्सेप्ट हिंदी में संकल्पना ये कहेंगे उसे। जब आप कहते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप क्या ठीक ठीक क्या बात कहना चाहते हैं ये आपके ध्यान में भी नहीं आती। अब बस अवचेतन में आप इस शब्द का प्रयोग ये करते रहते हैं, और शब्द प्रयोग से, लगातार शब्द के प्रयोग के कारण आपके मन में यह धारणा पैदा होना शुरू हो जाती है। मानो कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये शब्द स्वयं में आपको क्लियर है, जबकि कतई क्लियर नहीं है। कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप किस बात को दूसरे को समझाना चाहते हो, यह स्वयं आपकी समझ के बाहर है। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट इसी को समझना होगा, देन लीगल कॉन्सेप्ट, इस पर बात होगी। भाई ला तो बाद की चीज है, पहले तो समाज है, और समाज में जो कुछ प्रचलित उसी को कानून में स्थान ये मिला है। तो पहले तो कॉन्सेप्ट को समझना होगा, देन लीगल कॉन्सेप्ट इस ओर बढ़ेंगे। जब आप कहते हैं कॉन्सेप्ट, तो इसका अर्थ होता है कि आप किसी फैक्ट सिचुएशन को इस शब्द के माध्यम से प्रदर्शित करना चाहते हैं। कोई फैक्ट सिचुएशन है, और वो फैक्ट सिचुएशन आपके दिमाग में, ठीक है, कोई तथ्य स्थिति है जो आपके दिमाग में उत्पन्न हुई है, और वो दिमाग में उत्पन्न आपके इसलिए हुई है क्योंकि आपने उस जैसी कुछ अन्य चीजें देखी हैं, ठीक है, जो तथ्य स्थिति आपके दिमाग में उत्पन्न हुई है, आपने उस जैसी अन्य चीजें देखी है, और उस अन्य चीज में जो गुण मौजूद थे, वो गुण आपने इस चीज में भी देखे, और इसलिए आपके दिमाग में उस देखी गई चीज का जो परावर्तन हुआ है, जो रिफ्लेक्शन हुआ है, उससे आपने इस चीज की तुलना की है, और दोनों में समानता ये पाई है। इसलिए आप ये कह रहे हैं कि अमुक चीज है, और चूंकि दूसरे ने वो चीज देख नहीं रखी है, इसलिए उसके दिमाग में उसका रिफ्लेक्शन ये नहीं हो रहा, इसलिए वो उस तथ्य स्थिति को अपने दिमाग में खाली जगह होने के कारण किसी चीज से उसकी तुलना ये कर ही नहीं पा रहा है, और इसलिए वो उस तथ्य स्थिति को समझने में असमर्थ हो रहा। और आप क्या कह रहे, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इसका मतलब संकल्पना, ठीक है, ये तथ्य स्थिति का द्योतक है। संकल्पना कॉन्सेप्ट कहते हैं किसको? कॉन्सेप्ट एक फैक्ट सिचुएशन, इसका द्योतक है। इससे एक फैक्ट सिचुएशन डिनोट होती है, हम इससे एक फैक्ट सिचुएशन का वर्णन करते हैं, और हम प्रदर्शित करते हैं कि यह फैक्ट सिचुएशन पूर्व की एक फैक्ट सिचुएशन के समान है। अर्थात पूर्व में मेरे द्वारा देखी गई फैक्ट सिचुएशन और इस फैक्ट सिचुएशन में सामान्यता है। आप दोनों फैक्ट सिचुएशन में सामान्यीकरण ये करते हैं, और जब ये सामान्यीकरण बिल्कुल ठीक दिखाई देता है, तो आप इस फैक्ट सिचुएशन को पुरानी फैक्ट सिचुएशन के जैसा होने के कारण से
इस फैक्ट सिचुएशन को वो नाम दे देते हैं जो पूर्व में उस फैक्ट सिचुएशन को दिया जा चुका, और बस एक कॉन्सेप्ट का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। कॉन्सेप्ट अमूर्त ढंग से आपके दिमाग में जन्म लेता है। आपसे पूछा जाए मानो, अच्छा फिर ये विचार जितनी, ये कॉन्सेप्ट जिस विचार को हम कह रहे हैं जो अमूर्त ढंग से आपके दिमाग में जन्म लेता है, ये जितनी शुद्धता के साथ पूर्व में देखी गई, ठीक है, फैक्ट सिचुएशन के गुणों को वर्णित करेगा, कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा। ठीक है, कहते हैं उनके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। ठीक है, तो उनके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, ये शब्द बोला कब जाता है? जब वे पूर्व में देखी गई तथ्य स्थिति, पूर्व में देखी गई फैक्ट सिचुएशन, ठीक है, उसको बहुत ढंग से, बहुत ऑब्जेक्टिविटी के साथ, ऑब्जेक्टिविटी के साथ मतलब पूर्व देखी गई तथ्य स्थिति में जितने गुण, जितने दोष, ठीक है, ये सब मौजूद थे, वे सबके सब जब उसके दिमाग में परावर्तित होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं, और उन सब गुण दोषों के आधार पर वो नवीन तथ्य स्थिति इसकी तुलना करके उसे पुरानी तथ्य स्थिति के समान घोषित करता है। तभी यह कहा जाता है कि न सिर्फ इसके पास कॉन्सेप्ट है, बल्कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर भी बहुत है, बहुत क्लियर है इसका कॉन्सेप्ट। जैसे हम लोग बात करें, मानव एक संकल्पना है, ठीक है, मानव ये एक संकल्पना है, मानव की संकल्पना ये सजीव के रूप में सामने आई है, लेकिन सजीव जानवर भी है, तो जानवर भी एक संकल्पना है। और पहली बार जिसने मानव को मानव के रूप में पुकारा होगा, भाई पहली बार आखिर किसी ने तो मानव को मानव कहा होगा, पहली बार किसी ने तो जानवर को जानवर कहा होगा, ठीक है, तो आखिर उसने किस आधार पर कहा होगा? ठीक है भाई, अगर इमोशंस के आधार पर आप कहेंगे तो इमोशंस जानवरों में भी है, ठीक है, वो सिर्फ मनुष्यों में नहीं है। अगर कोशिकाओं के संग्रह के रूप में ये आप मानव को परिभाषित करेंगे तो कोशिकाओं का संग्रह जानवर भी है। तो पहली बार जो क्लासिफिकेशन हुआ होगा, जो वर्गीकरण हुआ होगा, वो किस रूप में हुआ होगा? ठीक है, जिसने पहली बार मानव के लिए मानव शब्द का प्रयोग किया होगा, ठीक है, उसने क्या किया होगा? उसने मानव की शारीरिक विशेषताओं का अध्ययन ये किया होगा, और शारीरिक विशेषताओं के आधार पर उसने कहा होगा कि एक ऐसी चीज होती है जिसे आज के बाद मानव कहा जाएगा। ठीक है, तो मानव इस शब्द में वह तथ्य स्थिति प्रदर्शित करने की क्षमता आ गई जो तथ्य स्थिति मानव के शरीर में मौजूद है। ठीक है ना भाई, इस शब्द में यह क्षमता पैदा हो गई है। अब मानव शब्द जब भी उच्चारित किया जाएगा तो मानव के अंग प्रत्यंग का वर्णन करना आवश्यक नहीं होगा। जैसे ही मानव शब्द कहा जाएगा आपके दिमाग में पिक्चर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि आपने पूर्व में, ठीक है, अन्वेषक के द्वारा, खोजी के द्वारा जिस तथ्य स्थिति को खोज कर मानव नाम की संकल्पना को जन्म दिया है, ठीक है, उसका अध्ययन करके उस तथ्य स्थिति में मौजूद विशेषताओं को अपने दिमाग में, ठीक है, संग्रहित कर लिया है। और दोबारा जब आपने मानव देखा तो उस मानव में जो विशेषताएं मौजूद हैं, ठीक है, उनकी तुलना आपने अपने दिमाग में मौजूद
तथ्य स्थिति से कर ली और आपके दिमाग में तुरंत बता दिया कि ये मानव है, और आपने भी बताना शुरू कर दिया। यानी संकल्पना तथ्यों के प्रदर्शन में सहायक है। संकल्पना से हम तथ्य स्थिति इसका प्रदर्शन कर सकते हैं आसानी के साथ। हम तथ्य स्थितियों को समझा सकते हैं। संकल्पनाओं का निर्माण कैसे होता है, ये एक अलग सवाल है। संकल्पनाओं का महत्व क्या है, ये एक अलग सवाल है। संकल्पनाएं किस ढंग से कानून में स्थान पाई हैं, ये एक अलग सवाल है। हम उन पर बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो केवल संकल्पना के निर्माण की प्रक्रिया, इस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, संकल्पना, इसके निर्माण की प्रक्रिया क्या है? ठीक है, ये अनुभव इसके आधार पर बनती है। आप एक, और इसमें क्षमता क्या है? ये तथ्य स्थितियों को प्रदर्शित करने की क्षमता अपने में समाहित ये किए रहती है। इसमें तथ्य स्थितियों को समाहित करने की क्षमता है, तथ्य स्थितियों को प्रदर्शित करने की क्षमता है, और ये अनुभव के आधार पर विकसित होती है। जब आप एक तथ्य स्थिति का अनुभव ये करते हैं, वो आपके दिमाग में संग्रहित हो जाता है। ठीक है, जब आप वैसी तथ्य स्थिति देखते हैं और उसको प्रदर्शित करना चाहते हैं कि पूर्व की तथ्य स्थिति के समान है, पूर्व की फैक्ट सिचुएशन की जैसी है, ठीक है, तो ये निष्कर्ष आप कैसे निकालते हैं? इसके गुण, उसके गुण जो आपके दिमाग में संग्रहित, ठीक है, आपके दिमाग में रिफ्लेक्ट हो रहा है, दोनों की तुलना आपने की और आप जान गए कि अमुक चीज है। ठीक है, अब सवाल यह है कि आपके दिमाग का अनुभव जितना सटीक होगा, संकल्पना उतनी ही पूर्ण होगी। आपने मानव को प्रारंभिक तौर पर सिर्फ और सिर्फ कोशिकाओं के संग्रह, अंग प्रत्यंग के संग्रह के रूप में देखा। फिर आपने देखा नहीं, वो इमोशंस से युक्त भी है और वह अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति, इसको करने में रुचि ये भी रखता है। उसमें सौंदर्य बोध है। सौंदर्य बोध ये नहीं होता खाली, ये सौंदर्य बोध का बड़ा फिजिकल लक्षण है कि आपको सुंदर चीज सुंदर दिखाई देती है। प्रकृति में एक सुंदरता है, ठीक है ना, उसे सौंदर्य बोध कहते हैं। कलाओं के प्रति आपका लगाव, संगीत के प्रति आपका लगाव, ये सौंदर्य बोध, ठीक है, इसको डिफाइन करता है। फिर मानव, ठीक है, क्योंकि मानव की सभी विशेषताएं, मानव की जैविक संकल्पना जो है, मानव की जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्शन है, ठीक है भाई, मानव का एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्शन है और मानव का, ठीक है, एक सभ्य मानव के रूप में यह कॉन्सेप्शन है। मानव का एक संवेदनशील इंटिटी इसके रूप में, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये भी है मानव के संबंध। तो मानव के कई कॉन्सेप्शन हैं। तो जो बायोलॉजिकल ह्यूमन की संकल्पना है, वो मानव के की संपूर्ण संकल्पना को प्रस्तुत नहीं करती, ठीक है ना, मानव की संपूर्ण संकल्पना को वो प्रस्तुत नहीं करती है। मानव, ठीक है, अगर बायोलॉजिकली, ठीक है, मानव के जैसा है भी, लेकिन मानव की जो संपूर्ण संकल्पना है वो उसमें मौजूद नहीं है, तो उसे मानव कहना ये पूरी तरह ठीक नहीं होगा। या इस कॉन्सेप्शन को, या इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं कह सकते। यानी संकल्पनाएं, ये तो ठीक है कि संकल्पनाओं में तथ्यों को प्रदर्शित करने की, तथ्य स्थितियों को प्रदर्शित करने की क्षमता होती है। संकल्पनाओं के माध्यम से फैक्ट सिचुएशंस को डिनोट किया जाता है, ये सही है, ठीक है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि फैक्ट सिचुएशंस
ये कॉन्सेप्शंस के माध्यम से डिनोट होती हैं, लेकिन फैक्ट सिचुएशंस कॉन्सेप्ट के माध्यम से ठीक ठीक प्रदर्शित हो, एकदम ठीक क्लियर प्रदर्शित हो। इसके लिए जरूरी है कि फैक्ट सिचुएशंस अपने में पूरी तरह कंप्लीट, और जिसने संकल्पना को जन्म दिया है, जिसने संकल्पना का विकास किया है, उसने पूर्व की तथ्य स्थिति के प्रत्येक गुण और दोष, ठीक है, उसको देखने के बाद संकल्पना में उसको रिफ्लेक्ट ये किया हो। अगर आपने मानव के अंग प्रत्यंग का अध्ययन करके मानव की संकल्पना का विकास कर दिया, तो ये जैविक मानव की संकल्पना तो हो सकती है, लेकिन ये मानव की संकल्पना ये नहीं हो सकती। और यही कारण है कि हम लोग घोषणाएं करते हैं कि सभी मनुष्य समान हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि सभी मनुष्य समान नहीं है। वास्तविकता यह है, क्योंकि सभी मनुष्य समान हैं, यह कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिस विज्ञान में उपयोग किया जाना चाहिए, हमारी गलती यह है कि हम उस संकल्पना का उपयोग सभी विज्ञानों में करते हैं। यानी संकल्पनाएं विभिन्न विषयों में, ठीक है, उपयोग किए जाने के लिए अलग अलग तरह से विकसित हो सकती हैं। इसमें से एक बात यह भी निकलने लगी, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपके लिए बायोलॉजिकल ह्यूमन, इसी को समझना जरूरी है, क्योंकि शरीर की दृष्टि से सारे मनुष्य समान हैं। मेरा शरीर जैसे वैसे संसार के सभी पुरुषों का शरीर है, अगर कोई एनामोली नहीं है उनमें, ठीक है, अगर कोई विसंगति ये नहीं है पैदा होते ही, तो सभी पुरुष मेरे ही जैसे हैं, शायद शरीर के स्तर पर, लेकिन चेतना के स्तर पर भाई मनुष्य सिर्फ शरीर के स्तर पर जिंदा नहीं रह रहा, उसका एक चेतना का स्तर भी है, उसकी एक संवेदनशीलता का स्तर यह भी है। तो मनुष्य सिर्फ चेतना के स्तर पर समान है, मनुष्य सिर्फ शरीर के स्तर पर समान है। एक स्त्री का शरीर जैसा है वैसा सब स्त्रियों का शरीर है, ठीक है, तो शरीर के स्तर पर यह समानता है, ठीक है। तो मानव का जैविक मानव के रूप में, ठीक है, संकल्पनात्मक अध्ययन ये चिकित्सा विज्ञान के लोगों के लिए ठीक होगा, ठीक है ना, ये चिकित्सा विज्ञान के लोगों के लिए। लेकिन जब हम अनाथालय के लिए, ठीक है, हम अनाथालय का सुपरिटेंडेंट इसको चुनना चाहते हैं, ठीक है, तो जैविक रूप से जो मानव है, ठीक है, जैविक रूप से जो मानव की संकल्पना के निकट, अगर इस मानव को हम वहां नियुक्त कर देंगे तो संभव यह भी है कि हम बाद में गलती का एहसास ये भी करें, यार बड़ा क्रूर आदमी वहां नियुक्त कर दिया, ठीक है, इसको तो कतई नहीं नियुक्त करना चाहिए था। वहां हमें एक संवेदनशील मानव, ठीक है, उस संकल्पना का आदमी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब यह हुए कि संकल्पनाएं भिन्न भिन्न विषयों में अलग अलग तथ्य स्थितियों को प्रदर्शित कर सकती हैं, जब यद्यपि वे मूल रूप से एक ही तथ्य स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए विकसित ये हुई है, मूल रूप से तो मानव को प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है, संकल्पना का विकास हुआ है, लेकिन भिन्न भिन्न विषयों में उन संकल्पनाओं का अलग अलग विकास यह भी हो सकता है। जैसे हम लोग आईपीसी चोरी में देखेंगे कब्जा, और जब मादक पदार्थों की तस्करी में देखेंगे कब्जा, तो अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग स्थिति बनेगी आगे, ठीक है। चोरी में वस्तु आसानी से आपके कब्जे में मानी जा सकती है, ठीक है, लेकिन मादक पदार्थों की दशा में वस्तु आसानी से आपके कब्जे में नहीं मानी जाएगी, ठीक है ना। अलग अलग
अलग स्थिति आने लगेगी। मूल रूप से कब्जा एक ही चीज है। ठीक है, तो संकल्पना ये तथ्यों को प्रदर्शित करने की क्षमता रखती है। संकल्पना से हम तथ्य स्थिति इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। लेकिन संकल्पना से तथ्य स्थिति का प्रदर्शन ठीक प्रकार से तभी हो सकता है जबकि संकल्पना तथ्य स्थिति में मौजूद सभी गुण दोषों को ध्यान में रखकर विकसित हुई हो, तभी उसे ठीक प्रकार से तथ्य स्थिति, ठीक है, यह प्रदर्शित हो सकती है। संकल्पनाएं तथ्य स्थितियों के प्रदर्शन हेतु उपयोग की जाती है। कानून की दुनिया में बहुत सारी संकल्पनाएं हैं। आपके कॉन्स्टिट्यूशन, वहां भी बहुत सारी संकल्पनाओं का उपयोग यह हुआ है। वहां एक शब्द आता है विधि का शासन। क्या है ये? ठीक है, विधि तो क्या विधि नामधारी किसी स्त्री का शासन क्या है? ठीक है, विधि शासन, इसका ये एक संकल्पना है, ये कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से हम किस तथ्य स्थिति को प्रदर्शित करते हैं? इस कॉन्सेप्ट से हम इस तथ्य स्थिति को प्रदर्शित करते हैं कि नो वन इज अबव द लॉ, कोई कानून से ऊपर नहीं। और कानून है जो व्यक्ति के अधिकारों में और कर्तव्यों में सामंजस्य बिठाने का काम करेगा। ये कानून है, कानून के सिवा कुछ नहीं हो सकता। हम कहते हैं समाजवाद, ठीक है, हम प्रतिबद्ध हैं भारत में सोशलिज्म लाने के लिए। लेकिन सोशलिज्म का कॉन्स्टिट्यूशनली मीनिंग क्या है? सोशलिज्म एक कॉन्सेप्ट है, उसका एक डॉक्ट्रिनरी सेंस में मीनिंग है, उसका एक सैद्धांतिक अर्थ है। डॉक्ट्रिनरी सेंस में उसे डिफाइन ये भी करते हैं, और डॉक्ट्रिनरी सेंस में जब हम उसे डिफाइन करते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है ऐसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों पर, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर राज्य का स्वामित्व, ठीक है ना। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ये राज्य के स्वामित्व में, इससे हम ये स्थिति डिनोट करते हैं। लेकिन एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रयुक्त समाजवाद शब्द का अर्थ भारतीय न्यायपालिका में उच्चतम स्थिति पर स्थित अवस्थित उच्चतम न्यायालय द्वारा बताया गया। और चूंकि समाजवाद ये शब्द किसमें है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, एंड दे आर वेल नोन कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हक किसका है? उच्चतम न्यायालय का। वॉट एवर दे विल इंटरप्रिटेट, दैट इंटरप्रिटेशन विल बी एक्सेप्टेड बाय अस, नॉट ओनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट ऑल लॉज ऑल्सो। सारे कानून उन्हीं के द्वारा किए गए निर्वचन के मुताबिक हमारे द्वारा स्वीकार किए जाएंगे। तो समाजवाद की संकल्पना, डॉक्ट्रिनरी से, हमने आपसे कहा ना, संकल्पना का भिन्न विषयों में भिन्न ढंग से उपयोग हो सकता है। मानव की एक जैविक संकल्पना है, मानव की जो बायोलॉजिकल कंसेप्शन है उसका उपयोग हम चिकित्सा विज्ञान में करते हैं। ठीक है, आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में हैं तो मानव शरीर ये थोड़ी आपको दिखाया जाता है, ऑटोनॉमी ये सारी चीजें तो लेटर स्टेजेस पे आपको दिखाई जाएगी। लेकिन आपको बताया जाता है कि आदमी की, ठीक है, अग्रबाहु, इसमें फीमर हड्डी होती है। ठीक है, आदमी की जो अग्रबाहु है ये, इसमें जो हड्डी है उसका नाम फीमर है। यहां पर मेंडावल नाम की हड्डी होती है। ठीक है, इस प्रकार की। तो
ये सबके, यानी आदमी के चेहरे की जो संकल्पना है वो हड्डियों के एक ढांचे के रूप में विकसित होना शुरू हो जाती है। वो बायोलॉजिकल कंसेप्शन है और वो बायोलॉजिकल कंसेप्शन चिकित्सा विज्ञान में उपयोगी है। अन्य विज्ञानों में उसका डिफरेंट ढंग से मानव का जो डिफरेंट कंसेप्शन है वो रखा जाएगा। मूल रूप से मानव एक ही है, मानव डिफर नहीं हो रहा, लेकिन हर ठीक है आपका डिसिप्लिन है, हर डिसिप्लिन अपने उपभोग के, अपने उपयोग के मुताबिक मानव की संकल्पना का विकास ये कर रहा है। डॉक्ट्रिनरी सेंस में जब एक अर्थशास्त्री समाजवाद शब्द का प्रयोग करेगा, जब एक इकोनॉमिस्ट, ठीक है, एक आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन करने वाला व्यक्ति समाजवादी व्यवस्था वाले देश का अध्ययन करेगा, तो उसके दिमाग में जो कॉन्सेप्शन आएगा, क्योंकि वहां समाजवाद का कॉन्सेप्शन, ठीक है, इस रूप में विकसित हुआ है कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन, वेदर दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, वेदर दैट इज लैंड, ये उत्पादन के साधन है। भूमि से उत्पादन होता है, इलेक्ट्रिसिटी से यानी ऊर्जा से उत्पादन होता है। ऊर्जा विस्तृत शब्द है, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। अब तो आपका जो कौन सी सौर ऊर्जा, उसे अंग्रेजी में जो कुछ भी कहे, ठीक है, ये सारी एनर्जी के सोर्स आ गए, लेकिन ऊर्जा अपने में एक ऊर्जा उत्पादन का साधन है, ठीक है। तो जब एक अर्थशास्त्री इस समाजवादी संकल्पना का प्रयोग अपने विषय में करेगा, तो उस संकल्पना का अर्थ यह हो जाएगा कि उस पर्टिकुलर देश की व्यवस्था में क्या हुआ है, उस पर्टिकुलर देश की व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व इस रूप में देखेगा। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में समाजवादी शब्द जिस रूप में प्रयोग हुआ है, सबसे बड़ी समस्या यही है हिंदुस्तान की, हमें कुछ समझ में नहीं आता। हम समाजवादी पार्टी के समाजवाद को समाजवाद माने बैठे हैं, हम समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा बताए जा रहे हैं समाजवाद को, ठीक है, समाजवाद समझ रहे हैं, न सिर्फ समझ रहे हैं बल्कि उसी के आधार पर अपनी समझ का विकास ये करने की कोशिश ये कर रहे हैं। जबकि कॉन्स्टिट्यूशनली सोशलिज्म अलग चीज है। कॉन्स्टिट्यूशनली सोशलिज्म क्या है? एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदुस्तान के संविधान में समाजवाद शब्द का अर्थ है लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर, और पब्लिक वेलफेयर उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व इसे करने से होगा, या फिर जो प्राइवेट सेक्टर है इसके विकास से होगा, ठीक है। ये एक समन्वित दृष्टिकोण के आधार पर विकसित होना चाहिए। यहां समाजवाद का अर्थ यह नहीं है कि उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य का स्वामित्व हो जाए और पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को, यानी पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर की कीमत पर विकसित किया जाए, यह नहीं है यहां समाजवाद का अर्थ। यहां समाजवाद हम इसलिए लाए ताकि लोक कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो। और लोगों के कल्याण के लिए जरूरी क्या होगा? लोगों के कल्याण के लिए जरूरी होगा पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को जहां जरूरी हो वहां महत्व दिया जाए, और पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर की कीमत पर विकसित न हो, दोनों साथ साथ विकसित हो, दोनों लोक कल्याण का साधन बने। यह संकल्पना समाजवाद की, यानी संकल्पना, ठीक है, यह क्या करती है? एक तथ्य स्थिति का द्योतन या एक तथ्य स्थिति को डिनोट
ये करती है, एक फैक्ट सिचुएशन डिनोट करती है। ठीक है, एक फैक्ट सिचुएशन संकल्पना से प्रदर्शित होती है हमेशा, और इसका विकास उपयोगी इसलिए है कि बार बार उस तथ्य स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए उस तथ्य स्थिति में मौजूद गुणों और दोषों की व्याख्या यह हर बार नहीं करनी पड़ती। हमने एक बार एक तथ्य स्थिति में मौजूद गुण और दोष इनकी विवेचना कर ली, उसके लिए एक शब्द यह खोज लिया, उस शब्द को हमने संकल्पना कहा, वो शब्द जैसे ही उच्चारित हुआ वे गुण और दोष, वे तथ्य स्थितियां अपने संपूर्ण गुण और दोषों के साथ हमारे दिमाग में रिफ्लेक्ट हो गई, परावर्तित होने लगी, और हमारे दिमाग के सामने, हमारे आंखों के सामने एक चित्र आ गया और हमने समझ लिया कि जो वक्ता है वो आखिर क्या कहना चाहता है। यह हमने आराम से समझ लिया। ठीक है, और ये शब्द, ये तथ्य स्थिति जो एक शब्द से अभिव्यक्त की जा रही है, ये भिन्न भिन्न विज्ञानों में, ठीक है, अलग अलग भी हो सकती है, और जो भिन्न भिन्न विज्ञानों में इसका अलग अलग ढंग से प्रयोग होता है, तो वे उस अलग अलग विज्ञान में उपयोगी सिद्धांत को या उपयोगी विचार को प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है, मूल संकल्पना में सुधार ये भी कर लेते हैं। जैसे चिकित्सा विज्ञान में जैविक, बायोलॉजिकल, ह्यूमन, ठीक है, और आपका समाज जीवन में हम एक चेतना के स्तर पर जागृत आदमी इसकी कल्पना करते हैं। समाजवाद अर्थशास्त्री के लिए अलग संकल्पना, अलग तथ्य स्थिति को प्रदर्शित करता है, और एक विधि शास्त्री के लिए समाजवाद ये अलग संकल्पना को प्रदर्शित करता है, अलग फैक्ट सिचुएशन को डिनोट करता है। संकल्पनाओं का हमारे संविधान में खूब उपयोग हुआ है। न्यायिक स्वतंत्रता, कहां है भाई न्यायिक स्वतंत्रता? हमने तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी न्यायिक स्वतंत्रता, जुडिशियल इंडिपेंडेंस नाम की चीज लिखी नहीं देखी। हमने तो यह लिखा देखा कि अनुच्छेद 124 कह रहा है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति से परामर्श करके उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्तियां ये करेंगे। हमने तो यह लिखा देखा है। हमने तो यह लिखा देखा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय उन्हें वेतन, छुट्टी, पेंशन आदि के जो लाभ मिल रहे हैं उनमें बढ़ोतरी संसद द्वारा विधि बनाकर की जा सकती है, उनमें कमी ये नहीं लाई जा सकती। हमने तो ये पढ़ा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश इसे साबित कदाचार, साबित असमर्थता, कदाचार भी सामान्य नहीं, साबित कदाचार और साबित असमर्थता, ठीक है ना, इसी के आधार पर हटाया जा सकता है। ठीक है, साबित, और साबित करने की प्रक्रिया क्या होगी? संसद के दोनों सदनों में कम से कम 1/10 सदस्य एक प्रपोजल लाएंगे और संबंधित न्यायाधीश पर कदाचार का आरोप ये लगाएंगे, और फिर वह, ठीक है, रिजोल्यूशन उस संसद के, उस सदन के द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत इससे पारित हो, तब क्या होगा? ठीक है, दूसरा नहीं, फिर सॉरी, उल्टा बताया गया। क्या होगा कि संसद के दोनों सदनों में से एक सदन, उसमें प्रस्ताव आएगा और 1/10 मेंबर प्रस्ताव लाएंगे, यानी राज्यसभा का मामला तो कम से कम 25 होने चाहिए और लोकसभा का मामला तो कम से कम 55 होने चाहिए, क्योंकि 54.5 हुआ 545 का 10%।
तो 54.5 तो हो नहीं सकता, 55 होगा, और वहां 250 तो 25 होगा। ठीक है, ये क्या करेंगे, इतने मेंबर प्रस्ताव लाए, और जब वो पारित होगा फिर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ये गठित होगी। ठीक है, जुडिशियल, ठीक है, इंक्वायरी एक्ट बना हुआ था 1952 का। ठीक है, न्यायाधीश जांच, ठीक है, न्यायाधीशों के संबंध में जांच करने के लिए एक विधेयक, एक कानून ये बनाया गया था, उसमें वो जांच करेगी कमेटी, और जब वो ये पा लेगी कि हां कदाचार और असमर्थता के आरोप ठीक हैं, अब हुआ साबित कदाचार, अब साबित कदाचार हुआ, ये कमेटी उस हाउस को अपनी रिपोर्ट देगी जिसने इस कमेटी का गठन किया था, और वो हाउस फिर अपनी कुल सदस्य संख्या और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से उसको पारित करे, फिर दूसरे सदन को जाए, दूसरा सदन भी इसी प्रक्रिया से पारित करे, फिर राष्ट्रपति उसी सेशन में, संसद के उसी सेशन में हस्ताक्षर करे, तब राष्ट्रपति हटेंगे। हमने तो ये देखा है, हमने तो ये देखा है कि जो न्यायाधीश लोग उच्चतम न्यायालय के, ठीक है, उनके आचरण पर संसद के सत्रों में बहस नहीं होगी का 121 शायद था, 121 ही तो था अनुच्छेद, उसमें ये लिखा था। हमने तो ये देखा है, लेकिन हमने ये कहीं नहीं लिखा देखा भारत के संविधान में कि न्यायपालिका स्वतंत्र होगी। लेकिन ये तथ्य स्थितियां हैं, दीज आर फैक्ट सिचुएशन विच आर नरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और जब आप संविधान को पढ़ेंगे तो आपके मन में यह विचार परावर्तित होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, कि इसका मतलब ही है कि ये सारे उपबंध मिलकर भारत की न्यायपालिका को स्वतंत्र ये बना देना चाहते हैं। ठीक है ना, ये विचार परावर्तित होगा, और फिर आप एक शब्द, ठीक है, गढ़ेंगे। वो शब्द क्या होगा कि हिंदुस्तान के संविधान में जुडिशियल इंडिपेंडेंस की संकल्पना ये मौजूद है। आपने जैसे ही कहा जुडिशियल इंडिपेंडेंस की संकल्पना मौजूद है, ये आपने किन तथ्य स्थितियों के विश्लेषण के आधार पर कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है, उसके उपरांत किसी प्रकार का प्रेशर उनके ऊपर नहीं है। ठीक है, न तो वेतन, छुट्टी, पेंशन आदि के संबंध में, न हटाए जाने के संबंध में, इवन ट्रांसफर के संबंध में भी नहीं। यह प्रश्न भी उठा है, 2 मुकदमे हुए, सकलचंद सेठ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उन दोनों में कहा था कि यह ठीक है कि भारत के संविधान में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का स्थानांतरण उसकी मर्जी से, ठीक है, ही किया जाए, ये नहीं लिखा है। लेकिन फिर भी जुडिशियल इंडिपेंडेंस के हक में यह होगा कि संबंधित न्यायाधीश की स्वीकृति ले ली जाए। ठीक है ना, सॉरी, इनमें ये नहीं कहा, ये तो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इसमें कहा, इन दोनों में तो सिर्फ इतना ही कहा। फिर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये डिसाइड हुआ, और ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस पर एक प्रमुख वाद है, और इसमें यह कहा ये सही है, ये नहीं लिखा है कि उनकी सहमति ली जाए, लेकिन फिर भी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति ले लेनी चाहिए। ठीक है, तो हम देखेंगे कि भारत के संविधान में न्यायिक, ठीक है, स्वतंत्रता, इसका कोई उल्लेख ये मौजूद नहीं। लेकिन भारत के संविधान में जिन तथ्य स्थितियों का उल्लेख हुआ है उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में न्यायिक स्वतंत्रता की संकल्पना मौजूद है। और जैसे ही अब
आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अध्येता होने के कारण जब ये बताया गया कि इन तथ्य स्थितियों के कारण ये डिसाइड हुआ कि भारत में न्यायिक स्वातंत्र ये संविधान के मूल ढांचे का भाग है, तो बार बार न्यायिक स्वातंत्र आपको समझाने की जरूरत नहीं है। हमने कहा जुडिशियल इंडिपेंडेंस के खिलाफ है ये बात, तो आप समझ गए कि या तो न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित बात है, ठीक है, या उन्हें हटाने से संबंधित बात है, या उनकी वेतन, छुट्टी, पेंशन आदि में अलाभ कर परिवर्तन करने की बात है। कुछ ना कुछ ऐसा है, क्योंकि इन्हीं तथ्य स्थितियों को वर्णित किए जाने के कारण भारत में न्यायिक स्वातंत्र की संकल्पना की जन्म ली है। न्यायिक पुनर्विलोकन यह भी नहीं है कहीं, न्यायिक पुनर्विलोकन भी एक संकल्पना है, इसका भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं उल्लेख नहीं, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति होगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। अनुच्छेद 13(1), 13(2) दोनों में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति मानी, और दोनों में यह नहीं कहा कि संबंधित संविधि जिसे अनुच्छेद 13(1) या 13(2) के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया जाएगा, वो उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन की शक्ति के उपयोग में, ठीक है, शून्य या असंवैधानिक घोषित की जाएगी, ऐसा तो लिखा नहीं। अनुच्छेद 13(1) में तो सिर्फ इतना ही लिखा है कि अगर संविधान के लागू किए जाने के समय कोई विधि भारत के राज्य क्षेत्र के प्रवर्तन में थी और वह अपने बनाए जाने के समय सक्षम विधायिका द्वारा निर्मित ये की गई थी, और संविधान के लागू हो जाने के कारण मूल अधिकार अस्तित्व में आने की वजह से अगर वह विधि मूल अधिकारों से टकराव की दशा में आ गई है तो वह उस सीमा तक शून्य समझ ली जाएगी जिस सीमा तक उसका मूल अधिकार से टकराव है। इसके अलावा कुछ भी नहीं कहा। लेकिन 13(1), ठीक है, इसकी मौजूदगी का परिणाम क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्या है? 13(1) मौजूद है, इसका स्वाभाविक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस क्या है? इसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है कि देयर शुड बी ए अथॉरिटी। भाई जब आप ये कह रहे हो कि मूल अधिकार से जिस सीमा तक टकराव में आ जाए उस सीमा तक असंगत हो जाए, ये तय कौन करेगा कि मूल अधिकार से टकराव में आई या नहीं आई? कि कौन तय करेगा? और आई तो किस सीमा तक आई? ठीक है, कौन? तो इसका मतलब यह है देयर शुड बी ए जुडिशरी, ठीक है, और सिर्फ जुडिशरी होनी नहीं चाहिए बल्कि उसे यह देखने की ताकत यह भी होनी चाहिए, ठीक है, कि अमुक संविधि मूल अधिकार से विरोध में आई या नहीं आई। इन शब्दों में न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन जो शब्द प्रयोग हुआ, ठीक है, जिस तथ्य स्थिति का वर्णन हुआ उस तथ्य स्थिति ने सहज और स्वाभाविक ढंग से यह विचार पैदा कर दिया कि एक न्यायपालिका होनी चाहिए जिसे न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति ये होनी चाहिए। आपके मन में विचार पैदा हो गया, एक अमूर्त विचार ने आपके मन में जन्म ले लिया कि न्यायिक पुनर्विलोकन की ताकत ये न्यायपालिका को है, ठीक है, इसके लिए कि कोई संविधि मूल अधिकार से विरोध में आई या नहीं आई। ऐसी स्थिति 13(2) में है, राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, ठीक है, संविधान के प्रवर्तन में आने के बाद तो राज्य कोई ऐसी विधि बनाएगा ही नहीं।
ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब यह निर्देश दिया गया कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, तो इस विचार की उत्पत्ति स्वाभाविक है कि कोई ना कोई ऐसी अथॉरिटी तो होगी जो राज्य द्वारा ऐसी विधि बनाई जाने की दशा में यह कह सके कि नहीं, यह विधि मूल अधिकार के विरोध में है। ठीक है, कोई ना कोई ऐसी अथॉरिटी तो होगी, और संविधान चूंकि विधि है और विधियों के अर्थान्वयन की ताकत न्यायपालिका को है, इसका मतलब यह हुआ कि न्यायपालिका, इसके पास न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, क्योंकि इस संकल्पना के बिना 13(1) और 13(2) का कोई अर्थ हो ही नहीं सकता। 13(1) और 13(2) में मौजूद तथ्य स्थिति की मौजूदगी, फैक्ट सिचुएशन की मौजूदगी, न्यायिक संकल्पना की, न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना को आवश्यक रूप से जन्म दे देती है। अब आपको यह कहना नहीं है बार बार कि संविधान के, भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन फला फला अनुच्छेदों में मौजूद है। आप जैसे ही कहोगे भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायपालिका के पास है, जो रिसीवर है वो समझ लेगा कि स्पीकर यह कहना चाहता है कि भारत के संविधान में निश्चित रूप से कुछ उपबंध ऐसे हैं जो, ठीक है, सरकार के कामों की और विधायिका के कामों की, विधायिका का इंस्टीट्यूट का निर्माण है, यानी कार्यपालिकी और संविधि, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को, इनकी संवैधानिकता को निर्धारित करने में, ठीक है, सक्षम और समर्थ ये बनाते हैं। भारत के संविधान निश्चित रूप से कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं, जैसे ही आप, क्योंकि जुडिशियल इंडिपेंडेंस खाली 13(1) 13(2) में ही थोड़ी है, 32 में है, अनुच्छेद 32 में है, 245 में है, 246 में है, 248 में है, 254 में है। देयर आर मोर देन वन आर्टिकल्स जो न्यायपालिका पर यह जिम्मेदारी रखते हैं। ठीक है, और जैसे ही आप कहोगे कि भारत में जुडिशियल रिव्यू की ताकत यह है न्यायपालिका को, इसका मतलब है कि भारत के संविधान में, ठीक है, जो अनुच्छेद हैं उनमें विभिन्न तथ्य स्थितियां ऐसी हैं जो भारत की न्यायपालिका को, ठीक है, क्या उपलब्ध कराती है, आपका सब विधियों और प्रशासकीय कृत्यों की संवैधानिकता को निश्चित करने की ताकत ये उपलब्ध कराती है। तो कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये क्या हुआ, कॉन्सेप्ट तथ्य स्थिति का प्रदर्शन हुआ। ठीक है, कॉन्सेप्ट, इसका मतलब है कि किसी तथ्य स्थिति को प्रदर्शित करने की कोशिश यह की गई है, और वो कॉन्सेप्ट जो संकल्पना को उच्चारित करता है, ठीक है, उसके मस्तिष्क में एक अमूर्त विचार के रूप में जन्म लेती है। ठीक है, यह संकल्पना प्रारंभिक स्तर पर एक अमूर्त विचार के रूप में जन्म लेती है, और यह अमूर्त विचार तथ्य स्थिति में विद्यमान जो विशेषताएं, ठीक है, उन विशेषताओं के अध्ययन के आधार पर जो संकल्पना को वर्णित कर रहा है उसके दिमाग में जन्म लेती है, और इन तथ्य स्थितियों का विश्लेषण उसका जितना सटीक होता है, संकल्पना उतनी ही उपयोगी और उतनी ही सटीक बनती है, और इसमें उतनी ही अधिक क्षमता उन तथ्य स्थितियों के प्रदर्शन की पाई जाती है। जैसे अगर मानव की संकल्पना, इसे जन्म देने के लिए मानव के अंदर मौजूद जितने गुण और दोष हैं सबका अध्ययन कर लिया जाए, तो वह मानव की सर्वोत्कृष्ट संकल्पना इस रूप में सामने आएगी। लेकिन आदमी का दर्शन उपयोगितावादी होता है, उसे जो जरूरत है वो उतना ही करता है। तो डॉक्टर मानव की संकल्पना का विकास अपने तरह से, ठीक है, विधिशास्त्री मानव की संकल्पना का विकास अपनी तरह से, नीति शास्त्री मानव की संकल्पना का विकास अपनी तरह से,
ठीक है, ये कर लेता है। विधि शास्त्री न्यूनतम मानव की कल्पना करता है, यार कम से कम इतना तो तुम में होना ही चाहिए। ठीक है, जो विधि शास्त्री है वो जैविक मानव, इसे तो मानव मानता ही है, लेकिन उसमें यह मानता है कि इसमें न्यूनतम मानवता ये जरूर होनी चाहिए, अन्यथा फिर वो उसे मानव नहीं मानता, और उसके साथ मानवोचित व्यवहार ये नहीं करता। क्योंकि मानवोचित व्यवहार है, उसे स्वतंत्र रहने दिया जाए, और उसे फिर स्वतंत्र नहीं रहने देता। लेकिन एक नीति शास्त्री अधिकतम मानव की कल्पना करता है, वो आपसे अपेक्षा करता है कि यू मस्ट बी ए मॉरल मैन, नैतिक आदमी आपको होना चाहिए। आपको खुद को भौतिक वस्तुओं की चोरी तक या भौतिक वस्तुओं की चोरी न करने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, आपको विचारों की चोरी भी नहीं करनी चाहिए। और फिर और आगे जाकर और आगे जाकर, ठीक है, विचारों की चोरी ही नहीं तो चोरी में अंतर्निहित जो सिद्धांत है कि आपको बिना श्रम किसी की चीज नहीं लेनी चाहिए, यहां तक अपना विकास ये करना चाहिए। लेकिन विधि शास्त्री उस रूप में मानव की संकल्पना का अध्ययन नहीं करता। तो संकल्पनाएं विषयों के मुताबिक अलग अलग ढंग से विकसित हो सकती हैं, और संकल्पनाएं विषयों के अध्ययन में उपयोगी है। ठीक है, हिंदुस्तान के संविधान में बहुत सारी संकल्पनाएं पाई जाती हैं, कुछ लिखित रूप से, कुछ अलिखित रूप से। अभी तक हमने जितने उदाहरण दिए, ये हिंदुस्तान के संविधान में पाई जाने वाली अलिखित ठीक है संकल्पनाओं के उदाहरण है। लिखित संकल्पनाओं के उदाहरण, युक्ति युक्त निर्बंधन यह अधिरोपित किया जा सकता है। युक्ति युक्तता, ठीक है, ये क्या है, ये तो वर्णित ही नहीं किया। संविधान में यह कहा कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त निर्बंधन अधिरोपित किए जा सकते हैं, यह कहा। लेकिन स्वयं युक्ति युक्तता क्या है, इसका वर्णन तो है नहीं संविधान में। ठीक है, तो युक्ति युक्तता एक संकल्पना है, और यह विद्वानों द्वारा इस प्रकार विकसित की गई है कि दी गई परिस्थिति में जो कुछ किया जाना उचित होता है, उस परिस्थिति में वही युक्ति युक्त कहलाता है। यानी युक्ति युक्तता इसका एक आवश्यक संबंध औचित्य से, जस्टिफिकेशन से। युक्ति युक्त आवश्यक तौर पर उचित होता है, वो अनुचित हो ही नहीं सकता। और जब युक्ति युक्तता उचित का नाम है, हमने ये समझ लिया ना कि युक्ति युक्तता क्या होती है, उचित जो होता है उसे युक्ति युक्तता कहते हैं। यानी किसी भी तथ्य स्थिति में जो औचित्यपूर्ण है, क्योंकि उचित शब्द जिस रूट से आता है वो रूट कौन सा है, औचित्य। अंग्रेजी में जिसे जस्टिफिकेशन कहते हैं या जस्टिफाइड कहते हैं। ठीक है, तो अब सवाल यह है कि युक्ति युक्त निर्बंधन यह अधिरोपित किए जा सकते हैं, और युक्ति युक्त शब्द जिस ढंग से विकसित होकर आता है हमारे सामने, ठीक है, युक्ति युक्त शब्द विद्वानों के द्वारा जिस तथ्य स्थिति के परिचय के रूप में उपयोग किया जाता है, वो तथ्य स्थिति क्या है, दी गई सिचुएशन में जो कुछ किया जाना जस्टिफाइड है,
बस वही युक्ति युक्त है, इस रूप में हमारे सामने आया। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसी रूप में, ठीक है, युक्ति युक्त की संकल्पना को समझते हुए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगे हुए प्रतिबंधों की युक्ति संगतता को निर्धारित किया है। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है, स्वयं को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, और जितने माध्यमों से वो अभिव्यक्त कर सकता है अपने को, उतने माध्यमों से उसे अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। इसलिए वो डीजे पर अपनी खुशी की अभिव्यक्ति के लिए डांस कर सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं, ये उसका हक है, ये उसका मौलिक अधिकार है। लेकिन युक्ति युक्त निर्बंधन अधिरोपित किए जा सकते हैं, वे निर्बंधन जो युक्त युक्त हैं, यानी जो परिस्थितियों में उचित हैं, वे निर्बंधन उसकी इस खुशी की अभिव्यक्ति पर लगाए जा सकते हैं। और ये युक्ति संगत है कि रात के 10 बजे के बाद जब सब सोएंगे, ये सिर्फ निशाचर जागेंगे, ठीक है, मानो तो सोएंगे, जो निशाचर होंगे वे जागेंगे। तो मानवों के सोने के समय में आपकी खुशी की अभिव्यक्ति के इस प्रकार पर रोक लगा दी जाए। आपकी खुशी की अभिव्यक्ति पर कोई रोक नहीं लगा रहा है, खूब नाचो, लेकिन आपकी खुशी की अभिव्यक्ति के इस प्रकार पर रोक लगाना जस्टिफाइड होगा 10 बजे के बाद। इसके डीजे नहीं बजेगा 10 बजे के बाद। हालांकि हम लोग सहनशील हैं, हम तो अब इतने सहनशील नहीं बचे। 12 बजे तक हम इंतजार करते हैं और 12 बजे के बाद पुलिस को फोन कर देते हैं। जैसे ही 12 बजे तक बंदूक उठी और गोली चली, फिर हमने फोन लगाया पुलिस को कि साहब यहां बंदूक उठ रही है और गोली चल रही है, गाना है ना, बंदूक उठा गोली चला, ठीक है। तो जैसे ही फिर 12 बजता है, फिर तुरंत हम फोन लगाते हैं कि नहीं, तुम तो हमें सोने नहीं दे रहे, ठीक है। तो खुशी की इस अभिव्यक्ति के प्रकार को माननीय उच्चतम न्यायालय ने युक्ति युक्त अवधारणा के आधार पर, कॉन्सेप्ट की हिंदी अवधारणा भी होती है, वह अवधारणा जो औचित्य की तथ्य स्थिति के रूप में विकसित हुई है, उसके आधार पर, ठीक है, निर्बंधनों की युक्ति युक्तता को निर्धारित किया है। ये युक्ति संगत, ये भी एक, ठीक है, संकल्पना है, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ कि तथ्य स्थिति, ये इससे डिनोट हो रही है, तथ्य स्थितियों को प्रदर्शित करने की क्षमता, ये कॉन्सेप्ट में होती है, ये संकल्पना में होती है। संकल्पना का विकास होता है, ठीक है, भिन्न भिन्न विषयों की, भिन्न भिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के आधार पर। हिंदुस्तान के संविधान में ये जरूर कहा विधि के समक्ष समता होगी, विधि के समक्ष समानता होगी, ये कहा है, ठीक है। लेकिन उस समता को, ठीक है, किस रूप में समझा गया है हिंदुस्तान, ठीक है, कहा युक्ति संगत वर्गीकरण यह हो सकेगा, ये युक्ति संगत वर्गीकरण, यह संकल्पना है। कौन सा वर्गीकरण युक्ति संगत होगा, ठीक है ना, किस वर्गीकरण को हम युक्ति संगत माने, एक संकल्पना है, उस वर्गीकरण को युक्ति संगत मानेंगे। जो समाज में ईश्वर प्रदत्त या मानव निर्मित विभिन्न वर्गों के बीच एक वृहद स्तर पर समानता लाने में सक्षम है, ऐसा वर्गीकरण हम कर सकेंगे। जैसे हमने आपको जब कॉन्स्टिट्यूशन अनुच्छेद 14 पढ़ाया तो आपको कई बार बताया कि अगर आप ये नियम बनाएंगे कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, तो विकलांग कभी नहीं पाएगा, क्योंकि वो दौड़ में आपसे पीछे है, और दौड़ में पीछे रहने, ठीक है, कि जो उसकी स्थिति है, इसमें स्वयं उसका कोई दोष नहीं है, ईश्वर उसने उसे ऐसा बनाया है। और इसीलिए शायद वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं वो विकलांग नहीं,
दिव्यांग कहना पसंद करते हैं। अब नाम बदला है उन्होंने, विकलांग। लोग कहते हैं नाम बदलने से क्या होता है, नाम बदलने से कुछ नहीं होता, तो तुम अपना नाम घसीटे क्यों नहीं रख लेते, छुटकुन्नू क्यों नहीं रख लेते? होता है लोगों का छुटकुन्नू, लेकिन ठीक है, रखना पहले पसंद करते होंगे। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं होता तुम अपना नाम घसीटे, ठीक है, इस टाइप के क्यों नहीं रखते? ये रखो। तुम अपना नाम रावण क्यों नहीं रखते? लोग प्रतिक्रिया में रखते हो, अलग बात। वो चंद्रशेखर रावण एक है, वो एक अलग है, लेकिन सामान्य नियम ये नहीं है। नामों से कुछ होता है, ठीक है, जो कुछ होता है वो क्या होता है वो आगे देखा जाएगा, लेकिन कुछ होता है इतना तो मानना पड़ेगा। इसलिए विकलांग इसे नहीं कहते, वो कहते हैं दिव्यांग, क्योंकि वो ईश्वर की ओर से वैसा बनाया गया, उसमें उसका कोई दोष नहीं। तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, कि हम पहले आओ, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, इस विधि को इस तरह लागू करें कि सब समान है, हिंदुस्तान के सब नागरिक हैं, सब नागरिक हैं, तो जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। मेट्रोस की बात छोड़ दें, और मेट्रोस में भारत बसता भी नहीं है, ठीक है, जो महिलाओं का आउटफिट है वो ऐसा है कि वे कभी भी कुछ पा ही नहीं सकते। ट्रेनों बसों आदि में सीट के दृष्टिकोण से देखें तो कुछ नहीं पा सकते, क्योंकि वहां जितनी भीड़ है उस भीड़ में वे अपने आउटफिट के साथ प्रवेश पा ही नहीं सकती। इसलिए पहले आओ पहले पाओ नहीं चलेगा। वर्गीकरण युक्ति संगत है, क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं, उनका भी इस देश के संसाधनों पर आपके बराबर का हक है, आपके बराबर का हक है, तो उन्हें भी, ठीक है। तो भारत का संविधान समता को, ठीक है, आवश्यक चीज घोषित करता है, लेकिन समता की जो संकल्पना विकसित हुई है भारत में, वह युक्ति संगत वर्गीकरण के साथ विकसित हुई है। समता की संकल्पना स्टैटिक इक्वलिटी नहीं, डायनामिक इक्वलिटी इस रूप में विकसित हुई है। और डायनामिक इक्वलिटी मीनिंग देयर बाय प्रभावी समता दिखाई दे, विकलांग अवसरों के दृष्टिकोण से स्वस्थ व्यक्ति के समान दिखाई दे, और विकलांग, ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति के समान अपनी क्षमता से दिखाई नहीं दे सकता। इसलिए विकलांग के साथ राज्य खड़ा हो जाएगा। संरक्षणात्मक विभेदीकरण, ठीक है, विभेदीकरण मना है, धर्म जाति लिंग, ठीक है, जन्मस्थान, इनके आधार पर विभेद नहीं होगा, लेकिन केवल शब्द लगाया है कि केवल धर्म, केवल जाति, केवल लिंग, केवल जन्मस्थान, इसके आधार पर विभेद नहीं होगा। विकलांगता के आधार पर विभेद होगा, ठीक है, कोई ऐसा कारण व्यक्ति में मौजूद है जिसके कारण वह देश के शेष निवासियों के समान अवसरों की प्राप्ति ये नहीं कर सकता, तो उसके साथ विभेद किया जाएगा। और यह विभेद डिस्क्रिमिनेशन है, बट इट इज अ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। हमने प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, इस अवधारणा, इस संकल्पना, इस कॉन्सेप्ट, इसको भी संविधान में विकसित किया है। तो संकल्पना विभिन्न विषयों के, ठीक है, अध्ययन में अत्यंत उपयोगी चीज है, ठीक है। क्यों? इसलिए क्योंकि यह तथ्य स्थिति के गुच्छों को, बंच ऑफ फैक्ट्स को बड़ी आसानी से प्रदर्शित कर देने की क्षमता अपने में रखती है। उन तथ्य स्थितियों को, उन फैक्ट सिचुएशंस को, उन फैक्ट के, उन बंच ऑफ फैक्ट्स को बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ती, एक शब्द से वे सारी फैक्ट सिचुएशंस प्रदर्शित हो जाती हैं। और विषयों की यह समस्या है कि उन विषयों में जो फैक्ट हैं उनको आखिर अध्येता के समक्ष, स्कॉलर के समक्ष प्रदर्शित कैसे किया जाए। संकल्पनाएं उन फैक्ट सिचुएशंस को स्कॉलर्स के सामने, स्कॉलर की हिंदी अध्येता होती है, अध्येताओं के सामने प्रदर्शित करने की सामर्थ्य अपने में रखती हैं। इसलिए संकल्पनाएं किसी भी विषय के
अध्ययन में अत्यंत उपयोगी है और उस विषय की जरूरत के हिसाब से संकल्पनाएं अलग अलग तथ्य स्थितियों को मूल रूप से एक ही होते हुए अलग अलग तथ्य स्थितियों को विषय की जरूरत के अनुसार, ठीक है, प्रदर्शित करने वाली ये भी हो सकती है। ठीक है, तो संकल्पना तथ्य स्थिति का द्योतक है, ये बात हम लोगों ने आज देखी। संकल्पना और सिद्धांत, इसके बीच क्या फर्क होता है और सिद्धांतों का निर्माण कैसे होता है, और कानून में संकल्पना और सिद्धांत, ठीक है, ये कानून के अध्ययन में उपयोगी कैसे है, इस पर हम लोग कल बात करेंगे। और उसके बाद फिर जो विधिक संकल्पनाएं हैं उनका अध्ययन ये शुरू करेंगे।